हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ब्लैक बुक जीके बुक पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय लोगों का आगमन। पहला हो जाएगा इसमें, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? तो ये किया था कोचीन में। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? तो कालीकट वास्को डी गामा 1498 में आया था। और दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था 1502 में। आगे देखेंगे, मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो मट्टनचेरी पैलेस ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 19 दिसंबर 1961 को। पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था? तो गोवा पर कब्जा किया था कब? 1510 ईस्वी में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कह रहा है कि कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है गोवा में। भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन था? तो ये था पुर्तगाल। भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किनके नियंत्रण में था? तो अधिकतम जो व्यापार ये पुर्तगाली के नियंत्रण में था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो ये थे वेंकट द्वितीय। वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? तो ये हो जाएगा मसाला। किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया था? तो पुर्तगाली व्यापारी पुर्तगाल। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? तो ये पुर्तगालियों के साथ युद्ध में मारा गया। प्रसिद्ध यात्री दुर्याते बारबोसा कहाँ से थे? ये पुर्तगाल के थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो ये थे कृष्णदेव राय। यूरोप में आमतौर पर कपास के वस्त्रों का क्या नाम दिया गया था जो पुर्तगाली द्वारा कालीकट से लिए गए थे? तो ये हो जाएगा कैलिको। क्या नाम था? कैलिको। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? तो ये हो जाएगा पुलिकट। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो ये था रेड ड्रैगन। बंगाल में किस स्थान पर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी? तो बंगाल में दिया गया था कासिम बाजार। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1600 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन थे? तो ये थे अकबर, क्योंकि अकबर के शासनकाल 1605 तक था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? तो 1608 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? तो ये उतरी थी सूरत में। किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद में गिरावट आई? तो ये हो जाएगा सूरत बंदरगाह है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहाँ पे स्थापित किए थे? तो सूरत में। अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र क्रमशः कहाँ पे स्थापित किया? सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो कि मद्रास में स्थित था।
किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल बिताए थे? तो ये थे सर थॉमस रो, और ये आए थे जहांगीर के दरबार में। आगे देखेंगे, कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम क्या है? तो ये किले के नाम हो जाएगा फोर्ट विलियम, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। और कौन कराए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत के पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों की बस्ती नहीं थी? तो ये हो जाएगा डेनिश की बस्ती नहीं थी। भारत के पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों की बस्ती नहीं थी? तो डेनिश का। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो ये 1658 ईस्वी में। पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की? तो ये थे जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो ये हो जाएगा पांडिचेरी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ पे थी? तो पांडिचेरी में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान फ्रांसीसी समझौते में शामिल नहीं था? तो इसमें गोवा शामिल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया? तो बीजापुर के सुल्तान से किया था। 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? यूरोपीय लोगों के द्वारा। खाली स्थान में बॉम्बे द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। तो ये दिया गया था 1661 ईस्वी में। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? तो पांडिचेरी की नींव 1673 ईस्वी में रखी गई थी। पुडुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? तो ये किया था 1693 ईस्वी में। अलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अलीवाल का युद्ध लड़ा गया था 1846 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में निर्णायक साबित हुई? तो ये हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई कब हुआ था? तो ये हुआ था 1660 में। आगे बढ़ेंगे, वांडीवास की लड़ाई हुआ था 1660 में। किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो ये था बक्सर की लड़ाई, जो कि हुआ था 1764 ईस्वी में। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे हेक्टर मुनरो। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये थे आलमगीर द्वितीय। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय थे। आगे देखते हैं, खाली स्थान को पलासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। तो पलासी की युद्ध लड़ी गई थी 23 जून 1757 को। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? तो पलासी के युद्ध के बाद। पलासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण यह था कि उनके एक सेनापति जो कि मीर जाफर थे के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध लड़ा ही नहीं, यानी कि मीर जाफर जो थे सिराजुद्दौला की ओर से धोखा दिए थे। आगे देखेंगे, 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो मीर जाफर। पलासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और खाली स्थान को नवाब बनाया गया, यानी कि पलासी में हार के बाद सिराजुद्दौला को हत्या कर दी गई। उसके बाद मीर जाफर को वहां के नवाब बनाया गया। मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी कहाँ के नवाब थे? तो ये बंगाल के नवाब थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? इलाहाबाद की जो संधि हुआ था 1765 ईस्वी में हुआ था। 1774 के प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिलाओं को पराजित करने वाला अवध के नवाब का नाम क्या था? तो ये थे शुजाउद्दौला। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच जो कि 1767 से 69 ईस्वी में लड़ा गया था, जो
किस की संधि के तहत समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के तहत। पहला मैसूर युद्ध हुआ था कब? 1767 से 69 ईस्वी के बीच लड़ा गया। और ये समाप्त कब किस संधि के हुआ? किस संधि के तहत? तो मद्रास की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था। और ये किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था। आगे देखेंगे, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि 1792 में हुआ था। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो 1793 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की? तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े? तो ये लड़े थे 4। किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया? तो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध है। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनकी राज्य मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? अंग्रेज और गोरखाओं के बीच ये हुआ था। सुगौली की संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था सुगौली की संधि 1816 में। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो ये किए थे वडवारों ने। किसने? तो वडवारों ने। वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो वडगांव का अधिवेशन 1779 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में खाली स्थान एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांवों का समूह हो सकता है, तो ये है महल। ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में महल एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांवों का समूह हो सकता है। श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल में किसानों को जूट उगाने के लिए राजी या मजबूर किया। तथा कथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर किया था? तो कलकत्ता के नाम बदलकर अलीनगर किया था। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? सिराजुद्दौला ने। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन था? अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब बना सिराजुद्दौला। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को खाली स्थान उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था। तो अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को गेहूं उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था। आगे देखते हैं, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध खाली स्थान पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। जो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था ये यांडबो की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ये समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो टीपू सुल्तान के पिता हो जाएंगे हैदर अली। किसे मैसूर का बाघ या शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? तो ये थे टीपू सुल्तान। अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाही और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया? तो ये हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? तो अंग्रेज और चीन के बीच। कलकत्ता खाली स्थान में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया। तो कलकत्ता 1772 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो ये हो जाएगा कलकत्ता।
1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? तो बर्मा समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था। किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था, तो ये हो जाएगा बीघा। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो ये था बंगाल। आगे देखेंगे 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी 1919 में। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। और जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ था 1919 में। तो इसमें कौन सा नहीं हुआ था? तो बंगाल के विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खाली स्थान में पुर्तगालियों को हराया था, तो ये सुवाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था। भारत के किस राज्य में अहोम वंश के शासन था? तो असम में। अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? गोमधर कुंवर थे। तला तालघर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? तो ये असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमस्त बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक वेतनभोगी नौकर था। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्ष शासन किया। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। टीपू के अंतर्गत भू राजस्व मुख्य रूप से टीपू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों द्वारा एकत्र किया जाता था। टीपू के अंतर्गत भू राजस्व मुख्य रूप से टीपू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों के द्वारा एकत्र किया जाता था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो उस समय वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह थे और अवध के ये अंतिम नवाब थे। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा कैसे कर लिया? तो कुप्रशासन का आरोप लगाकर। वर्ष 1818 ईस्वी में मराठों के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन के साथ कहाँ भेजा गया था? तो बिठूर में भेजा गया था। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद के अंतिम निजाम कहेगा तो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे मीर उस्मान अली खान। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर माणिक्य वंश का शासन था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया? तो मालाबार क्षेत्र को। वर्ष 1849 ईस्वी में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुआ था? तो 1859 ईस्वी में। आगे देखेंगे, मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो सालाबाई की संधि हुआ था 1782 ईस्वी में। व्यापकता की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? सतारा पे लागू किया गया था 1848 में। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो सारागढ़ी के युद्ध लड़ा गया था 1897 ईस्वी में। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने असम में खेती करने वालों को चाय उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था। जब अंग्रेजों ने कितूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की तब किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रानी चन्नम्मा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, वांडियार वंश का शासन किस स्थान पर था? तो ये मैसूर में। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सर हुरोज ने।
अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये था त्रावणकोर के दीवान। सूरत की संधि पर अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान कोलकाता का गठन 1690 में 3 गांव कालीकट, गोविंदपुर और सम्मेलन द्वारा किया गया था। तो ये सूतानूती के सम्मेलन के द्वारा किया गया था। वर्तमान कोलकाता का गठन 1690 में 3 गांवों जैसे कि कालीकट, गोविंदपुर और सूतानूती के सम्मेलन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय। बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा घटना जो कि 1779 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतों की शुरुआत की? एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के युग से संबंधित है? तो देखते हैं। पहला एंग्लो मराठा युद्ध, दूसरा रोहिला युद्ध, तीसरा हो जाएगा चैत सिंह की हादसा और चौथा हो जाएगा दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। तो इसमें से हो जाएगा सभी जो घटना है ये वारेन हेस्टिंग्स के युग में हुआ था, यानी कि शासनकाल में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? तो इसमें 3 अध्यक्ष पद थे। इंग्लैंड के निचले सदन जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स समाप्त किए थे। आगे देखेंगे जमींदारी प्रणाली की शुरुआत कर्नवालिस द्वारा 1793 में की गई थी। बंगाल का अस्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा 1793 में। भारतीय नागरिक सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय के दौरान शुरू की गई थी? तो कर्नवालिस के समय में ये शुरू किया गया था। किस भू राजस्व प्रणाली के तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता यानी कि कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान देता था? तो ये थे लॉर्ड कर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली। कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली। 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो रिचर्ड वेलेस्ली। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले रणजीत सिंह के पास शांति बनाने के लिए किसे भेजा था? तो चार्ल्स मैककॉफ को भेजे थे। और लॉर्ड मिंटो और किसके बीच? तो राणा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो 1809 में। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने खाली स्थान पर क्या है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पॉलिसी ऑफ परमाउंटिसी की शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मैकाले के दृष्टिकोण को स्वीकार किया? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस विनियम ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया? तो मैकाले मिनट 1835। खाली स्थान यानी कि यहाँ पर शिक्षा होगा। शिक्षा के लिए भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान लॉर्ड मैकाले द्वारा समर्थित अधोगामी निस्पंदन दृष्टिकोण दिया गया। आगे देखेंगे,
भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो ये थे विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो ये थे विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर अधिनियम ने खाली स्थान पे बंगाल होगा। 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग जो कि भारतीय कानून की संयुक्तिकरण, संहिताकरण और सुधार के लिए गठन किया गया था? तो ये थे किसके अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ब्रिटिश राज में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? तो ये किए थे लॉर्ड डलहौजी। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को किसने संभव बनाया? तो ये बनाए थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को किन कार्यों का श्रेय दिया जाता है? तो पंजाब, बंगाल और सतारा को विलय का श्रेय दिया जाता है। आगे देखेंगे भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। भारत में बजट की प्रणाली वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। कब? तो 1660 में। आगे देखेंगे किस गवर्नर जनरल ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक हो गए और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 द्वारा कंपनी से क्राउन में सरकार की हस्तांतरण की घोषणा कहाँ पे की थी? तो ये इलाहाबाद में किए थे। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 1858 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसके वायसराय किस वायसराय के काल के दौरान 3 मुख्य शहरों कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय के अस्तित्व में लाया गया? तो जॉन लॉरेंस के काल में। किसके शासनकाल के दौरान 3 मुख्य शहरें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुपर स्टडी। थैंक यू।